सिचुएशन इस मुल्क की सबके सामने है। मैंने कल भी मीडिया टॉक की थी। मुल्क एक मुश्किलात से भी गुज़र रहा है और उसको संभालने में एक अहम किरदार सियासी जमातों का और बाकी मकतब फ़िक्र के लोगों का है। इस हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इस मुल्क को जो है बहरानों से निकाले। इस हुकूमत की इन इत्तेहादी जमातों की मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, लेकिन हमेशा वो हुकूमत अच्छी होती है जो मुल्क को मुश्किलात से निकाले। हमेशा अंधेरे के बाद उजाला होता है और वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान एक उजालों का शहर होगा, उजाला होगा। यहाँ पर हम तमाम सियासी जमातों को आज दोबारा दावत देते हैं कि आए हम सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें, पाकिस्तान को बहरानों से निकालें, न कि अपनी ज़ात और अना को आगे रखते हुए हम पाकिस्तान के खुदा न खास्ता जो है वो बेहतरी न चाहें। अपनी ज़ात को, अपनी अना को साइड पे रखते हुए मैं समझता हूँ इस मुल्क को है आगे लेकर चलना पड़ेगा। सियासत जब होगी, इलेक्शन जब होगा तो फिर सियासत भी होगी। इस वक्त पाकिस्तान की कौम, इस वक्त पाकिस्तान की आवाम, उनकी नज़रें सियासतदानों पे हैं कि सियासतदान इस मुल्क में किस तरीके से इस मुल्क को जो है वो बहरानों से निकालते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद हैं कि ये मुल्क बहरानों से निकलेगा, मुश्किलात से निकलेगा और हम एक पुरअमन सफ़र शुरू करेंगे। मैं जिस सूबे से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ पे पंजाब की निस्बत मुश्किलात ज़्यादा हैं। वहाँ की सबसे टॉप प्रायोरिटी मुश्किलात में अमन व अमान है, फिर इकनॉमिकल क्राइसिस हैं, फिर सेहत और तालीम की बात। मैं यहाँ पर अपने दोस्तों को ये भी बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो दो खैबर पख्तूनख्वा हैं। जैसे दो पाकिस्तान की और एक पाकिस्तान की बात होती थी, एक सोशल मीडिया का खैबर पख्तूनख्वा है और एक प्रैक्टिकल खैबर पख्तूनख्वा है। तो आप सोशल मीडिया के पख्तूनख्वा को देखकर आए, मैं आपको दावत देता हूँ गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में कि आप आएँ और प्रैक्टिकल खैबर पख्तूनख्वा को भी देखें कि प्रैक्टिकली खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर हाउस जो है एक अवामी गवर्नर हाउस है। हर किसी के लिए दरवाजे खुले हैं, हर सियासी जमात के लिए दरवाजे खुले हैं, हर तबके फ़िक्र के लोगों के दरवाजे खुले। आप आएँ और वहाँ पर प्रैक्टिकली देखें। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 34 यूनिवर्सिटियाँ हैं, जिसमें से 26 यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर नहीं हैं। पिछले साल हमारी सूबाई हुकूमत ने 3 अरब रुपए तालीम के लिए रखे थे। ये वो हुकूमत है जो तालीम और हेल्थ की बात करती थी, और 3 अरब में से 1 रुपये भी रिलीज़ नहीं हुआ। इस साल भी 3 अरब की उनकी डिमांड है। पंजाब ने 6 अरब रुपए रखे थे और सारे रिलीज़ किए। सिंध ने 20 अरब रुपए रखे थे और सारे रिलीज़ किए। और इस वक्त जो है शायद पंजाब उस 6 अरब से ज़्यादा जाए, सिंध भी 20 अरब से ज़्यादा जाए, लेकिन हम 3 अरब पे आ गए और उम्मीद करते हैं कि जो पिछले दफ़ा 3 अरब रिलीज़ नहीं किए, इस दफ़ा ज़्यादा रिलीज़ करेंगे। बल्कि मैं समझता हूँ कि एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए और ज़्यादा पैसे रखे जाएंगे ताकि हमारी जो है जो नौजवान नस्ल है वो कम अज़ कम तालीम हासिल करे। लिहाजा ये सूरत हाल है जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है। मैं आपके लाहौर के मीडिया के दोस्तों को दावत देता हूँ कि आप आएँ और वहाँ पर ख़ुद देखें कि क्या सूरत हाल है। और मेरा ये नहीं है कि मैं कहता हूँ कि कोई सूबा कोई शायद बहुत आगे निकल गया। हम ये चाहते हैं कि हम पंजाब को भी देखें, हम सिंध को भी देखें, हम खैबर पख्तूनख्वा को भी देखें और हम बलूचिस्तान को भी देखें। जो अच्छी चीज़ें हैं चारों सूबों में, उनको बाकी सूबों को फॉलो करना चाहिए। और अगर सिंध एक अच्छा काम कर रहे हैं हेल्थ में या एजुकेशन में, अगर सिंध में NICVD है, अगर सिंध में SIUT है, अगर सिंध में साइबर नाइफ हॉस्पिटल्स हैं, अगर सिंध में लीवर ट्रांसप्लांट है, अगर सिंध में कैंसर का इलाज है और सारे फ्री होते हैं, 1 रुपये भी हमारे पेशेंट का ख़र्चा ना आए, तो वहाँ पर जो है हम तो कहते हैं कि हमारे पास एक हेल्थ कार्ड है 10 लाख रुपए का। अगर खुदा न खास्ता एक ऑपरेशन पे 15 लाख आ जाएंगे, या अगर आप लीवर ट्रांसप्लांट की मैं बात करूँ तो एवरेज 1 करोड़ रुपये खर्च आता है, तो वो हेल्थ कार्ड से तो नहीं हो सकता। लिहाजा हम चाहते हैं कि सिंध के तर्ज के हॉस्पिटल जो हैं वो बाकी सूबों में बने, NICVD बने, SIUT बने, साइबर नाइफ के हॉस्पिटल की तरह हॉस्पिटल बने, लीवर ट्रांसप्लांट के हॉस्पिटल की तरह हॉस्पिटल बने, ताकि बाकी सूबों में भी
मुफ्त इलाज हों, 1 रुपये भी ख़र्चा ना आए, तो मैं समझता हूँ कि बेहतरी की तरफ होगा। हमें एक दूसरे की अच्छी चीज़ों को देख कर जो है उसको फॉलो करना चाहिए। लिहाजा ये मेरी गुजारिशात हैं, इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन आते रहेंगे, चंद साहब को तकलीफ़ देते रहेंगे, इनके पास भी आते रहेंगे, बाकी दोस्तों के पास भी इंशाअल्लाह आते रहेंगे, गवर्नर साहब को भी तकलीफ़ देते रहेंगे और इंशाअल्लाह आपसे मुलाकातें होंगी। और मैं आपको भी दावत देता हूँ कि आप लोग भी मोदी साहब, आप दोनों पुराने सियासतदान हैं और ग्राउंड से ऊपर आए हैं। इस वक्त जो आपसी लड़ाई है वो काले वोट और सियासतदानों की है, कि यानी कि अदालतों की और सियासतदानों की लड़ाई है। मैं वादे कर देता हूँ, जिन्होंने खुद कहा ईवान हो वहाँ आपको तकरीरें आप जो है लिखी आती हैं और उनके खिलाफ की जाती हैं। इन लोगों को अगर अदलिया इसको आप लोगों ने ही तैनात करना होता है, क्या आइन में ये चीज़ नहीं है कि बेहतर जो है इंसाफ की फराहमी लोगों को और आपकी आपस की जंग ये ख़त्म हो जाए? देखें, ये आपको पता है कि क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमातों को जाता है कि 18वीं तरमीम हुई, 19वीं तरमीम हुई, जजों के जो है वो अपॉइंटमेंट के ऊपर जो है पालीवादी कमेटी बनी। मैं 5 साल डिप्टी स्पीकर रहा हूँ। आप मुझसे जो हल्फ लेना चाहते हैं मैं हल्फ देने को तैयार हूँ। कभी मुझे किसी ने लिखी हुई तकरीर नहीं भेजी, कभी मुझे उस वक्त के हमारे प्रोफेसर ज़ारी साहब ने या गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे या राजा परेशर साहब वज़ीर आज़म थे या जो भी इदारे थे, कभी मुझे किसी ने भी फ़ोन या मैसेज नहीं किया कि आपने पार्लियामेंट को कैसे चलाना है या कैसे नहीं चलाना। और उस वक्त बहुत सी मुश्किलात थी। स्वात ऑपरेशन भी हुआ, उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन भी हुआ, 18वीं तरमीम भी हुई, खैबर पख्तूनख्वा को उसमें नाम भी दिया गया, सब कुछ हुई। लेकिन मुझे तो नहीं पता कि ये तकरीरें किसके पास आती हैं और कहाँ पर लिखी जाती हैं और कहाँ पर पढ़ी जाती हैं और कौन पढ़ता है। आप ज़्यादा बेहतर इस पर बता सकें, लेकिन मैं तो कम से कम मेरी सियासी तारीख़ में मुझे तो अभी तक किसी ने कोई तकरीर लिख के नहीं दी। और मैं नहीं समझता कि आपस में इदारों का टकराव होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हर इदारे को अपने जुरिस्डिक्शन में अगर हम रहकर काम करेंगे तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। हमने हमेशा मुफाहमत की सियासत की है, हमने हमेशा रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स की है। आप देखें कि 16 महीने की हुकूमत में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उस वक्त की इत्तेहादी जमातों को राज़ी किया कि आप उस वक्त की अपोजिशन के साथ बैठें। हम उस वक्त की अपोजिशन के साथ बैठे, लेकिन उस वक्त की अपोजिशन ने फिर 9 मई किया और आज एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। जो ट्वीट खान साहब ने माशाल्लाह तौर पे जो है हमेशा, अब हम जब कहें कि बुल दुश्मनी करते हैं फिर वो कहते हैं कि अब आप हमें गद्दार कहलाते हैं। अगर वो ओन भी करते हैं कि यार ये ट्वीट मैंने नहीं की है, तो मुझे बता दें कब डिलीट किया उन्होंने ट्वीट। कल तक मैंने भी नहीं देखी, कल तक तो वो ट्वीट मौजूद थी। और आप मुझे देखें कि एक शख्स इतना नालायक और नाअहल है, उसको ये पता नहीं है कि मैं अपना ट्विटर हैंडल किसको दे रहा हूँ। अगर मैं किसी को दूंगा फॉर एग्ज़ाम्पल, पहली बात तो है कि मुझे ख़ुद इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं किसी को दे रहा हूँ तो मैं उस पर पक्का एतमाद कर रहा हूँगा। लेकिन वो शख्स जो है इमरान खान नामी शख्स, वो मर्दम शनास नहीं है। उसने अपना ट्विटर हैंडलर भी ऐसे शख्स को दे दिया कि उसको पता नहीं है कि या तो कहे कि मैंने उसको कहा है या माने कि मैं इतना नाअहल और नालायक हूँ कि मैं किसी शख्स को नहीं चुन सका जो मेरा ट्विटर हैंडल अच्छी तरीके से ला सके। बड़ा अच्छा हो गया। अगर आज को मेरा आपसे ये है कि सहमति बंद में जो मुजब था वो में थोड़ा सा ये हम मेरा आपसे सवाल ये मुजब सहमति बंद में थोड़ा था और आप बोलर है या वालों के आप पहली बात तो ये कि हम फॉर्म 45 वालों की गवर्नर, ठीक है, जिसको एतराज़ है फॉर्म 47 पे, अदालतें भी हाजिर हैं, फोरम्स भी हाजिर हैं। उन फोरम्स पे जाएं, अपने सबूत के साथ जाएं और उसके बाद बताएं कि हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है। 2018 में हमें कहा जाता था और आपके ज़रिए कहा जाता था और मीडिया के ज़रिए कहा जाता था अदालतें आज़ाद हैं, वहाँ पर जाएँ। अदालतें आज़ाद हैं, वहाँ पर जाएँ। अदालतें जो फ़ैसला करेंगी हम उसको मानेंगे। हमने तो अदालतों का अदालती कत्ल भी मान लिया था जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया गया था, और 40 साल बाद हमें कहते हैं कि एक अदालती कत्ल हुआ। क्या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वापस आ सकते हैं? क्या आप उनको वापस ला सकते हैं? क्या आप कहें कि नहीं वो जो हमसे सॉरी कहते और गलती हो गई, एक बंदे को हमने फांसी पे चढ़ा दिया। लेकिन बात यह है कि जिनको एतराज़ात इलेक्शन पे, हम तो उस वक्त भी कहते 2018 में आए
RTS کیوں بیٹھا اس پہ تحقیقات کرتے ہیں. تو اس وقت جو ہمیں باتیں بتائی جاتی آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو الیکشن اور اس قوانین پہ اعتراضات ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کو ہیں, پارلیمنٹ فورم ہے جہاں پر چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں, ایک جمہوری فورم ہے, ایک آئینی فورم ہے, آپ آئیں پارلیمنٹ میں اپنی تجاویز لے کر آئیں, باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا. اب وہ زمانے چلے گئے ہیں جب آپ کسی کے کندھوں پہ آتے تھے, کسی کے بیساکھیوں کے ذریعے آتے تھے. ابھی بھی اشارے کرتے ہیں کہ ہم نے سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, ہم نے جو ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جنہوں نے ہمیں پچھلی دفعہ جو ہے ہمیں جو ہے ان کے کندھوں پہ چڑھ کر آئے, ان کے بیساکھیوں کے ذریعے. میرا سوال اسٹینڈ کر رہا ہے. اگر مجھے آپ موقع دیں گے, اگر میں آپ کے سوال کی طرف بھی آ رہا ہوں, اب تھوڑا تسلی کر لیں, میں پتہ ہوں میں سن رہا ہوں آپ جو باتیں آپس میں بھی کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کی جواب کی آپ کو مطمئن کر کے جاؤں گا, فکر نہ کریں. بات یہ ہے جو چیزیں جو ہیں انہوں نے ہمیں کہی تھی, یہی کہا تھا نا کہ آپ نے نیب کا چیئرمین مکمل کیا, لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے کیا. تو مجھے بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر کس نے اپوائنٹ کیا تھا؟ ذرا کلپ چلائیں نا ذرا. آج تو پیمرا نے بھی ان کو لبرٹی دی ہے. جب وزیرستان کی پہاڑی پہ عمران خان کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ 21 کروڑ عوام میں سے اس سے بہترین میں چیف الیکشن کمشنر نہیں لا سکتا, تو یہ تحفہ تو عمران خان صاحب نے دیا تھا. ایک کمپیٹنٹ شخص ہے, ایک ایماندار شخص ہے. آج ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ سیٹیں ہار گئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ یہ شخص برا ہے. جو ان کو سیٹیں جتوائے وہ اچھا ہے, جو ان کو سیٹیں ہرائے وہ برا ہے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ محترم محمد کمیشن ہر چیز میں, اگر شہید ذوالفقار بھٹو پاکستان چھوڑتے تو جو ہمارے فوجی قیدی تھے وہ پاکستان واپس لے کے نہ آتے. پاکستان کے لیے شہید ذوالفقار بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنی خدمات ہیں وہ تاریخ میں کوئی بھی نہیں وہ کر سکتا. اپنا آصف علی زرداری صاحب جب 2008 میں صدر منتخب ہوئے 9 میں, انہوں نے سب سے پہلے بلوچستان کی عوام سے معافی مانگی فیڈریشن کی بنیاد پر. کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے فیڈریشن کے ساتھ اس نے بلوچستان کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ فیڈریشن نہیں کی تھی, جس پہ بلوچستان کی عوام یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ میں فیڈریشن کی بنیاد پر, کیونکہ میں کا پریزیڈنٹ بن چکا ہوں, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. پاکستان کو نظریہ ضرورت کے تحت نہیں چلایا جا سکتا. پاکستان کو جب نظریہ ضرورت کے تحت چلائیں گے تو ایسے ہی ہوگا. جب پاکستان میں سزا جزا نہیں ہوگی, جب 9 مئی والے جو ہیں وہ حکومتوں میں بھی آئیں گے, وزیر بھی بنیں گے, وزیر اعلیٰ بھی بنیں گے, تو پھر یہ بہت بڑا کویشچن مارک ہے. ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ 9 مئی میں ملوث تھے ان کو یہ عدالتیں ایسی سزا دیں تاکہ مستقبل میں کوئی یہ نہ سوچ سکے کہ 9 مئی جیسے واقعات ہو سکتے ہیں.